डॉक्टर अंबेडकर के हैप्पी बर्थडे पर डॉक्टर अंबेडकर के विषय में भारत के चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस, होने वाले चीफ जस्टिस की बात, जस्टिस रमणा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्टिस ऐसे बोबड़े की बात कर रहा हूं। उन्होंने नागपुर के एक नेशनल लॉ स्कूल की इनॉग्रल सेशन में या उसके एक सेशन में डॉक्टर अंबेडकर के उनका उद्बोधन हुआ, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वो रहस्य खोले जिन रहस्यों के बारे में मुझे लगता है कि पूरे देश इग्नोरेंस में था और डॉक्टर अंबेडकर के विषय में गलत अनुमान लगाते रहे। मैं डॉक्टर अंबेडकर के गलत अनुमानों की बात इसलिए करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को जब कांशीराम ने अपना लोगो या टैग बनाया तो फिर उन्होंने एक कन्फाइनमेंट में उनको रख लिया। जो लोग भी दलित राजनीति करने वाले लोग थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को अपना आइडल बनाया। डॉक्टर अंबेडकर को आइडल बनाकर उनको एक दलित आइडेंटिटी दी और वो दलित आइडेंटिटी के नाम से डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश में संविधान लिए हुए और एक चौराहे पर खड़े कर दिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को ना तो कन्फाइन किया जा सकता है। चीफ जस्टिस का जो बयान आया उस और उन्होंने जो रहस्योद्घाटन किया डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, वो मुझे लगता है कि काबिले तारीफ है और डॉक्टर अंबेडकर की छवि संसार में सामने आने वाली है। इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के एक बहुत लर्नड व्यक्ति थे। हालांकि उस समय की नेहरू सरकार या जो नेहरूवादी लोग थे, उनको बहुत लर्नड लोग पसंद नहीं आते थे। उनको उनके चाटुकार लोग पसंद आते थे, गोपाल स्वामी अयंगार जैसे लोग पसंद आते थे। ऐसा कारण इसलिए था क्योंकि जिस व्यक्ति को इंटेलिजेंट लोग पसंद आते थे, मैं बात कर रहा हूं सरदार पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको इंटेलिजेंट लोग समझ में आते थे, उनको किसी न किसी तरह से सबोटेज किया गया, उनको किसी तरह से हाशिए पर रखा गया। फिर भी देश में इतनी पॉपुलैरिटी उनकी थी कि वो गृह मंत्री बने और गृह मंत्री बनते हुए जो गलत करने का, पूर्ण रूप से गलत करने का नेहरू प्रयास कर रहे थे, उसको सबको साइड करने का प्रयास किया उन्होंने। यही कारण था कि डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सदस्य तो होते थे, बंगाल से चुनकर आते थे। उस समय बंगाल का मतलब यह विभाजित बंगाल नहीं, अविभाजित बंगाल था। बंगाल से चुनकर आते थे और एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, शायद आपने नाम उनका सुना हो या ना सुना हो, मैं बहुत कुछ उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन उनके बारे में मैं बता सकता हूं। मिस्टर M.R. जयकर, एक डॉक्टर अंबेडकर, एक मिस्टर M.R. जयकर। M.R. जयकर भारतवर्ष के इतिहास में आज तक के सबसे बड़े लॉयर हुए। प्रीवी काउंसिल में वो जज रहे, देश के राजाओं के मुकदमे लड़ते थे। अगर आप M.R. जयकर को लाइब्रेरी में जाकर ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि देश में आज तक इतना बड़ा कोई लॉयर हुआ ही नहीं। M.R. जयकर साहब महाराष्ट्र से आते थे, उस समय का बॉम्बे। M.R. जयकर नेहरू की पॉलिसियों को लेकर, ये जो चल रहा था संसद में, उसको लेकर उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को अब उनके स्थान पर, चूंकि बंगाल विभाजित हो गया था, तो बंगाल के विभाजन के बाद वो जो सीट कम हुई, डॉक्टर अंबेडकर को अब महाराष्ट्र यानी कि उस समय के बॉम्बे से रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वहां से बनाया जरूर गया, लेकिन उनको कोई दायित्व तो कोई काम नहीं दिया गया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर लगातार जो प्रीएम्बल की डिस्कशन है उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को कोई दायित्व तो नहीं। जितनी कमेटियां बनी थी उन कमेटियों में उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उनको कोई दायित्व तो नहीं दिया। पटेल, जो डॉक्टर अंबेडकर को भलीभांति समझते थे, और संभव यह है कि ऐसा भी लोग कहते हैं कि गांधी जी की यह जिद थी कि डॉक्टर अंबेडकर को कुछ काम दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर बहसों में तो पार्ट ले रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई दायित्व तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पहला ड्राफ्टिंग बनाने की जिम्मा दिया गया था, वो B.N. राव को दिया गया था। B.N. राव ने पहला ड्राफ्ट बनाया था, और वो ड्राफ्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये साफ पता लग जाएगा, अगर वो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता तो भारत का क्या हाल होता। B.N. राव की स्थान को फिर एक नई कमेटी बनाई गई, और वो कमेटी अब डॉक्टर अंबेडकर उसके अध्यक्ष बने। हालांकि 29 अगस्त सन 1947 को वो कमेटी बनी। उस कमेटी में 7 लोगों का चयन हुआ।
हाउस के द्वारा, और उस कमेटी ने 29 तारीख को अपनी बैठक करके 30 तारीख को अपना अध्यक्ष घोषित कर दिया डॉक्टर अंबेडकर को। वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे। जो भी BN राव ने संविधान बनाकर रखा था वो डॉक्टर साहब को दे दिया गया। डॉक्टर साहब ने उसको रिव्यू करना शुरू किया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और होते होते वो 4 नवंबर सन 1948 यानी कि 47 से 4 नवंबर 1948 को पार्लियामेंट के अंदर यानी कि हाउस के अंदर डिस्कशन, जो नया ड्राफ्ट डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया उस पर डिस्कशन शुरू हुआ। फरवरी सन 1948 को वो ड्राफ्ट रिव्यू करके डॉक्टर अंबेडकर ने नया बनाया था, जिसको पब्लिक के बीच में रखा गया, लोगों को दिया गया, और 4 नवंबर से उस पर बहस शुरू हुई। ऐसे डॉक्टर अंबेडकर के विषय में आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की कोई भी पुस्तक मत पढ़िए। जितने ये कम्युनिस्ट राइटरों ने उनको लिखा है, जितने मुस्लिम राइटरों ने लिखा है, जो अंबेडकरवादी लोग अपने आप को कहते हैं जिन्होंने लिखा है, या फिर मायावती के खानदानियों ने जो दलित राजनीति करते आए हैं, उन्होंने जो लिखा है वो डॉक्टर अंबेडकर को एक कन्फाइन करके, एक जाति का बताकर, और उनको चारों ओर से बंधक बना दिया, और बंधक बनाकर उनकी इमेज जो बहुत विशाल व्यक्ति है उसको एक छोटे दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। नतीजा यह भी निकला कि जब आपने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज उनको दलित नाम से करना शुरू कर दिया और फर्जी किताबें लिखना शुरू कर दिया, और जो बुकें मार्केट में डॉक्टर अंबेडकर के नाम से थी उनमें इतिहास बदलना शुरू कर दिया, तो दूसरा समुदाय या वो दूसरे लोग, जब आप किसी के बारे में ज्यादा निगेटिविटी समाज को लेकर करते हैं तो फिर दूसरा समुदाय विरोध में चला जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को हकीकत में अगर आपको पढ़ना है तो आपको डॉक्टर अंबेडकर का बांग्मय पढ़ना चाहिए। और अगर डॉक्टर अंबेडकर बहुत सुलभता से आप पढ़ना चाहते हैं और उनके विषय में आज तक कोई उसमें बदलाव ना किया गया हो, ओरिजिनल थॉट जो उन्होंने बोला वो पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं है जो संविधान में ना हो, और उस संविधान के एक एक आर्टिकल के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर ने हाउस के अंदर चर्चा की है। आप उनके विचार हाउस के अंदर, जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, आप जाइए गूगल कर लीजिए CAD कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, और उस डिबेट को खोलकर देखिए। हर एक आर्टिकल जो आपका आज है, चाहे वो विवादित क्यों ना हो, मैं आर्टिकल 44 की बात करता हूं, आर्टिकल 29 की बात करता हूं, आर्टिकल 30 की बात करता हूं, आर्टिकल 324 की बात करता हूं, 338 रिजर्वेशन की बात करता हूं, आज के रिजर्वेशन आर्टिकल 15, 16 की बात करता हूं। आप सबको ओरिजिनल ड्राफ्ट में जाकर देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार हैं। आपको पता लग जाएगा कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को इन लोगों ने उसकी छवि खराब करने के लिए पूरी शक्ति लगाई। जैसे उनकी छवि के बारे में मैं 2-3 वृत्तांत देता हूं, तब फिर उसके बाद हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस ऐसे बोबड़े के बयान को पर चर्चा करेंगे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर को अस्पृश्यता, नो डाउट अस्पृश्यता केवल डॉक्टर अंबेडकर की चिंता के विषय नहीं था। अस्पृश्यता उस समय के प्रत्येक राष्ट्रवादी की चिंता का विषय था, चाहे वो पटेल रहे हों और या फिर तिलक रहे हो। सभी ने अस्पृश्यता के खिलाफ, स्वामी विवेकानंद जी से पहले भी आचार्य दयानंद सरस्वती, वहां से आप देखेंगे तो महापुरुषों ने जो अस्पृश्यता को लेकर चर्चाएं की हैं, चाहे आप 1925 का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना देख लीजिए, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी सरनेम हटा दिए। संघ की शाखा में कोई भी व्यक्ति आज 95 साल से जाता है तो उसका सरनेम नहीं होता, और कोई जान भी नहीं सकता और कोई बताता भी नहीं कि मेरा सरनेम क्या है, मैं किस जाति से हूं। सब मिलकर काम करते हैं। यानी कि महापुरुष इतनी क्लैरिटी के साथ काम करते रहे कि अस्पृश्यता भारत का अभिशाप है। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो जब बाला साहब देवरस सरसंघ चालक बने तो पूज्य बाला साहब जी ने भी ये कहा कि अगर धरती पर कोई पाप है तो वो अस्पृश्यता है। तो डॉक्टर अंबेडकर कुछ नया कर रहे थे ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो जितने महापुरुष थे सब इसी प्रकार का काम कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर के नाम से उनको दलित संबोधित करके, दलित जाति का बताकर, और उनके नाम से ये आंदोलन करना और देश में एक विभाजन की राजनीति करना, ये मुझे लगता है कि ये विभाजनकारी राजनीतिज्ञों का अपना चाल थी और डॉक्टर अंबेडकर की छवि खराब करने का प्रयास था। डॉक्टर अंबेडकर
जाति प्रथा के बिल्कुल विरुद्ध हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले विरोध किया कि भारत में जो पर्सनल लॉज हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। हिंदू कोड बिल अपने लॉ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने कभी पास नहीं होने दिए, जबकि हिंदू कोड बिल 1948 में तैयार हो चुका था। बीएन राव ने उसको तैयार किया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1946 में रख दी थी। पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए डॉक्टर अंबेडकर और पटेल के रहते हुए नेहरू की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो हिंदू कोड बिल ला सकते। डॉक्टर अंबेडकर के जाते ही, पटेल के जाते ही हिंदू कोड बिल संसद में रखे गए। इस्लामिक जो शरीयत थी, शरीयत को खत्म करने के बजाय हिंदू कोड बिल ला दिया गया। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। हिंदू कोड बिल लाने के भी पक्ष में वो नहीं थे, लेकिन अगर शरीयत खत्म नहीं हो रही है तो फिर हिंदुओं को भी अस्पृश्यता खत्म करने के लिए कोडिफिकेशन की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा पहले हिंदुओं का ही कोडिफिकेशन हो जाए। हालांकि आर्टिकल 44 प्रपोज करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये इसको मैं बाइंडिंग नेचर फंडामेंटल राइट्स में डालना चाहता हूं, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं हो पा रही, इसलिए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाल दिए। जब देश में इस प्रकार की सरकार आएगी कि देश में एक सा कानून, एक सी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो कर लेगी। आज मेरी नहीं चल रही है, लेकिन भविष्य में कर लेगी। यानी कि देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका अगर किसी ने सबसे पहले जन्म डाला, सबसे पहले बीज डाला, तो वो डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर प्योर राष्ट्रवादी हैं। राजाओं की जो भूमियां हैं, राजाओं के जो रजवाड़े हैं, उन रजवाड़ों में जितनी अलग अलग की बयानें हैं। 10 अक्टूबर सन 1949 को पटेल का एक भाषण और डॉक्टर अंबेडकर का प्रपोजल, उनको जब आप पढ़ेंगे तो भारत में बनने वाले बहुत सारे संविधानों में से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इतने संविधानों की जरूरत नहीं है, सारे संविधान भारत के संविधान में मर्ज किए जाने चाहिए। और वहीं से शेड्यूल 7 आया। शेड्यूल 7 आने का मतलब था कि यूनियन पावर, स्टेट पावर और कंकरेंट पावर, यानी कि अलग अलग तरह से पावर तो हम देंगे लेकिन संविधान एक बनाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर की अगर नहीं चली तो वो आर्टिकल 370 के मामले में नहीं चली। गोपाल स्वामी अयंगार ने वो प्रेजेंट किया, डॉक्टर अंबेडकर प्रेजेंट भी नहीं हुए और उन्होंने उसका विरोध किया था, लेकिन सदन किसी और तरफ जा चुका था, नेहरू का बंधक बन चुका था, इसलिए 370 आया और 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में स्टेट लिस्ट अलग बनी, जिसको जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अगर आप ये कहते हैं कि वो रिजर्वेशन के पक्षधर थे, रिजर्वेशन में बात करता हूं केवल जॉब्स के रिजर्वेशन और आर्टिकल 15 एडमिशन के रिजर्वेशन, तो उन्होंने उसका विरोध किया है। लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन का पक्ष वो रखते हैं आर्टिकल 338 में, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कहते हैं कि सभी जातियों का अगर बराबर से उत्थान करना है, देश का बराबर उत्थान करना है, तो सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होना ही चाहिए, ताकि उनकी समस्याएं पार्लियामेंट में रख सके और पार्लियामेंट उनका समाधान कर सके। ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर को अगर हम यूनिटी के बारे में कहते हैं तो एक्सक्लूसिव बयान है उनका। देश में आने वाली रियासतों के बारे में आर्टिकल 1 का डिस्कशन डॉक्टर अंबेडकर का पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि किसी भी राज्य को आने का अधिकार है लेकिन जाने का किसी को राइट नहीं है, इसलिए कोई भी राज्य भविष्य में यह ना सोचे कि वो भारतीय यूनियन से बाहर जा सकता है। जम्मू कश्मीर सहित के लिए ऐसा कहा था। अब वो बात मैं कहने जा रहा हूं जो जस्टिस बोबड़े ने कहा। जस्टिस बोबड़े ने याद करते हुए कहा कि भारत में एक नेशनल लैंग्वेज होनी ही चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी अनुमति से इंडो सैक्सन लैंग्वेज पढ़ना में बयान देना चाहता हूं और कोर्ट की भाषा भी इंडो सैक्सन हो गई। सैक्सन इसलिए क्योंकि इंग्लैंड की पुरानी भाषा जिस समय जर्मनी का कब्जा हुआ करता था और शासन करता था, उस समय इंग्लिश में जर्मन मिक्स हो गई थी, लैटिन मिक्स हो गई थी। वो भाषा भारत में भी अडॉप्ट की गई और भारत में जो कोर्ट की लैंग्वेज है उसमें जर्मन शब्द हैं, फ्रेंच शब्द हैं, लैटिन के शब्द हैं और इंग्लिश के शब्द। यानी कि कोर्ट की भाषा इंग्लिश नहीं है, इंडो सैक्सन है, ऐसा बोबड़े साहब कहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बिल प्रस्तुत किया था कि भारत में एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। मिस्टर बोबड़े ने अपनी बात कहते हुए कहा कि मराठी
में बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में बोलूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन चूंकि कोर्ट की भाषा इंडो सैक्सन है इसलिए मैं इंग्लिश में बयान देता हूं। लेकिन हिंदी के राज्य में कोई तमिल पढ़ना नहीं चाहता, कोई तेलुगु को स्वीकार करना नहीं चाहता, और तमिल के लोग, तमिलनाडु के लोग हिंदी को स्वीकार करना नहीं चाहते, केरला के लोग मलयालम के अलावा कोई दूसरी भाषा अडॉप्ट करना नहीं चाहते। अगर आप किसी एक भाषा की बात करते हैं तो चारों ओर कन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। इसका सोल्यूशन अगर किसी ने निकाला था तो डॉक्टर अंबेडकर ने निकाला था। डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रपोजल बनाया था जिसमें भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक अगर किसी एक भाषा पर सहमति बन सकती है तो वो संस्कृत थी, और संस्कृत में ही भारत की राष्ट्रभाषा अगर संस्कृत घोषित कर दी जाती उस समय डॉक्टर अंबेडकर के कथनानुसार, डॉक्टर अंबेडकर के प्रपोजल के अनुसार, तो भारत में भाषा का कोई विवाद नहीं होता। मिस्टर बोबड़े कहते हैं कि इस विषय पर अगर मैं आगे कहता हूं तो जो शास्त्रीय लॉ की बात का एक नया चैप्टर खोला है नागपुर के नेशनल स्कूल ने, उसका स्वागत होना चाहिए क्योंकि वो संस्कृताइट है, और संस्कृत में अगर कानून का भाष्य किया जाए और कानूनों को संस्कृत से यानी कि ओल्ड एंशिएंट स्ट्रक्चर से उठाया जाए तो वो सबसे बेस्ट होगा। और डॉक्टर अंबेडकर की उस समय चली नहीं, ये दुर्भाग्य था, क्योंकि उस पर मुल्लों ने भी दस्तखत किए थे, पंडितों ने भी दस्तखत किए थे, और संस्कृत भाषा से भारत की किसी भी कम्युनिटी को कोई विरोध नहीं था। अगर किसी को वो भाषा नहीं अच्छी लग रही थी तो वो सिर्फ नेहरू हो सकते थे, क्योंकि नेहरू तो अंग्रेज के औलाद थे, अंग्रेज अपने अंग्रेजों के ही आधार पर चलने वाले थे, अंग्रेजी उनकी प्रिय भाषा थी, इसलिए अंग्रेजी को ही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा माना गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की नहीं चली ये दुर्भाग्यता। आज भी अगर डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जाए और संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए तो कोई समस्याएं भाषाई आधार पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत पूरी एशिया की लगभग सभी भाषाओं की जननी है, जिसमें उर्दू भी शामिल है। डॉक्टर अंबेडकर को उनकी जयंती पर पूरे देश को शुभकामनाएं। और डॉक्टर अंबेडकर को मैंने पहले भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में उठाकर डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, आपको राष्ट्र दिखाई देगा अगर कहीं दिखाई देता है, और प्योर राष्ट्रवादी बातें दिखाई पड़ेंगी। एक जरूर मैं प्रपोजल दूंगा सभी को कि आप 25 नवंबर सन 1949 का डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कम्युनिस्टों के बारे में क्या कहा है, उन्होंने सोशलिस्टों के बारे में क्या कहा है, और उन्होंने मुस्लिमों के बारे में क्या कहा है, पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है। अगर आप ये तीन लोगों के विषय में डॉक्टर अंबेडकर का 25 नवंबर सन 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के टाइम का स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो ये सारे जो भीम और मीम बनाने वाले लोग हैं, भीम मीम का खेल खेलने वाले लोग हैं, राजेंद्र मंडल के साथ खेलने वाले लोग हैं, योगेंद्र मंडल के साथ के विषय में जानने वाले लोग हैं, और डॉक्टर अंबेडकर को कन्फाइन करना और देश में विभाजन करने वाले जो दिमाग लगाने वाले लोग हैं, उनको सबको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर को कन्फाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए पूरे देश को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।